चलो, हम लोग थे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे। ठीक है। नाउ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैं आपको एक बार वापस से सिर्फ ब्रीफ कराना चाहता हूँ दो चीजें, और फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जो हमने कल तक करी थी। ठीक है। देखो, सबसे पहले ना मैं बात करता हूँ पीएनएल की। किसकी बात करता हूँ? पीएनएल की। ठीक है। सो अगर मान लो आप बना रहे हो पीएनएल 30 सितंबर 2026 का। ठीक है। मतलब ये हो गया क्वार्टर नंबर 2। आपको क्वार्टर समझ में आते हैं? ठीक है। क्वार्टर मतलब पूरे साल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 3 महीने के एक पार्ट रहेंगे। ठीक है। अगर मैं 30 सितंबर की बात करूं तो इसका क्वार्टर क्या रहेगा? इसका क्वार्टर रहेगा 1 जुलाई 2026 से लेके तो 30 सितंबर 2026। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ ईयर टू डेट। ठीक है। अगर मैं ईयर टू डेट की फिगर की बात करूं, ईयर टू डेट का मतलब होता है राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ द क्वार्टर एंड। ठीक है। सो 1 अप्रैल 2026 से लेके तो 30 सितंबर 2026। ठीक है। ये हो गया आपका ईयर टू डेट। यस। उसके बाद में अगर ये तो हो गए मेरे करंट ईयर के स्टेटमेंट्स, तो अगर मैं पीएनएल स्टेटमेंट की बात करूं तो करंट ईयर का स्टेटमेंट क्या बन रहा है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द क्वार्टर एंड, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड क्वार्टर टू द क्वार्टर एंड। ये दो स्टेटमेंट हमारे बन रहे हैं इस पर्टिकुलर करंट पीरियड के। कोई किसी को डाउट है यहां तक? अब बात थी कि सर इसका कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या बनना चाहिए। कंपेरेटिव बनाना पड़ता है ना। एक रहता है करंट का। अगर कंपेरेटिव फिगर नहीं रहेगा तो जो यूजर है वो कंपेयर कर पाएंगे क्या कि बढ़ोतरी हुई है या कम हुआ है? राइट। तो कंपेरेटिव फिगर क्या रहेंगे? क्वार्टर के कंपेरेटिव फिगर ये रहेंगे 1 जुलाई 2025 से लेके तो 30 सितंबर 2025। ये होगा आपके क्वार्टर की फिगर। सिर्फ Q2 ईयर टू डेट की फिगर होंगे 1 अप्रैल 2026 से लेके तो 30 सितंबर 2025। क्लियर एकदम? यहां तक किसी को डाउट है? ये आपका पीएनएल का स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है। मतलब कैसा रहेगा? यहाँ पे पर्टिकुलर्स रहेंगे जैसे कि रेवेन्यू, अदर एक्सपेंस, अदर इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स, फिर उसके बाद में करंट पीरियड, फिर उसके बाद में प्रीवियस पीरियड। राइट। तो जब आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्वार्टर लेवल पे देखते हो तो वो 4 कॉलम स्टेटमेंट होते हैं। कितने? तो उसमें क्या होता है? पहले क्वार्टर होगा। ठीक है। फिर ईयर टू डेट होगा। फिर पिछले साल का क्वार्टर होगा। पिछले साल का ईयर टू डेट होगा। समझ में आया बात? किसी को डाउट है यहाँ तक? ये हमारा पीएनएल का होगा। यहाँ तक डाउट है तो बताओ। एवरीबडी क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद में मैं आता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपल है, वो सिर्फ ईयर टू डेट बनता है। क्या बनता है? उसमें ना क्वार्टर क्वार्टर का आप नहीं बना सकते। इट विल नॉट गिव यू अ गुड पिक्चर। इट विल बी ऑलवेज ईयर टू डेट। दैट मीन्स 1 अप्रैल 2026 से लेके 30 9 2026। और इसका ही कंपेरेटिव क्या रहेगा? 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025। दैट्स इट। सर पीएनएल और कैश फ्लो में क्या फर्क है? कैश फ्लो क्वार्टर का नहीं बनता है, कैश फ्लो बनता है ईयर टू डेट का। किसी को डाउट यहां तक? तुमने लेक्चर देखा? कल क्यों नहीं आए थे आप? ठीक है। क्लियर? अब आ जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का सिंपल है। बैलेंस शीट कभी भी क्वार्टर की बन ही नहीं सकती। एक बार का आप माथापड़ी करके कैश फ्लो बना लो, लेकिन बैलेंस शीट नहीं। देखो, आपको समझना पड़ेगा जो चीज एज ऑन डेट का बैलेंस है वो क्वार्टर की नहीं बन सकती। सर कैश फ्लो में भी तो ओपनिंग है ना, ओपनिंग कैश फ्लो। ठीक है। जिन्होंने जिन्होंने भी कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है भूल जाओ, जब कैश फ्लो आएगा तब देख लेंगे। ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है कैश फ्लो में भी ओपनिंग रहता है ना,
जो स्टेटमेंट में कैरी फॉरवर्ड बैलेंसेस है, आप में से कोई मेरे को बता के दिखा दो कि पीएनएल में कोई चीज है जिसका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होता है? पीएनएल में सब ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है, उस दिन क्या ट्रांजैक्शन हुआ उसके बेसिस पर, ठीक है। सो अभी अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो 1 अप्रैल 2026 बराबर है, क्योंकि साल का शुरुआत तब हुआ था, से लेके 30 सितंबर 2026, ठीक है, ये स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट का। इसको मैं ईयर टू डेट बोल सकता हूं। तो एक्चुअली वो लोग इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो लोग कभी भी बैलेंस शीट का ओपनिंग नहीं लिखते, क्योंकि बैलेंस शीट का कुछ ओपनिंग हो सकता है क्या? बैलेंस शीट के तो सारे बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड ही है, तो वो सिंपल बोलते हैं कि एज ऑन 30 सितंबर 2026 बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स हैं उनके क्या क्या अमाउंट है, और वर्सेस एज ऑन द लेटेस्ट 31 मार्च। ये हो गया बैलेंस शीट, समझा? ठीक है। कोई पीएनएल के जैसा उस बताए कि सर जैसे यहाँ पे 30 सितंबर 26 का बैलेंस आप लिख रहे हो, तो आप 30 सितंबर 2025 से कंपेयर करो। क्यों कंपेयर करूं? मैं पीछे की इंफॉर्मेशन से क्यों कंपेयर करूं? मेरे पास तो उसके बाद का लेटेस्ट साइंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना। अगर मैं इसको मान लो कंपेयर करता 30 सितंबर 2025 से, बराबर है, ये डाउट किसके दिमाग में आ सकता है कि सर एग्जैक्ट सेम पीरियड से कंपेयर करूं ना, ठीक है। तो आप देखो मेरे पास में लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस कब के अवेलेबल है? 31 मार्च 26, है ना। तो जो आप बोल रहे हो उससे 6 महीने के बाद के मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं 6 महीने पुराने क्यों यूज करूं कंपेयर करने के? मेरे यूजर को क्या फायदा उससे? क्योंकि वो मेरी उस साल की फिगर थोड़ी है, वो तो सालों की फिगर है, समझा? तो ऐसे ने बोला है कि जिस क्वार्टर का तुम काम कर रहे हो वो क्वार्टर जब एंड हुआ है वो डेट पे एज ऑन दैट डेट क्या बैलेंस शीट बन रही है, राइट फ्रॉम इटर्निटी, बराबर है, वर्सेस लेटेस्ट 31 मार्च जो कंक्लूड हुआ है वो टाइम पे उन चीजों के क्या बैलेंस थे। तो डेटर का 30 सितंबर को बैलेंस मान लो है 10,000 करोड़, और लेटेस्ट 31 मार्च जो कंक्लूड हुआ है उसमें डेटर का बैलेंस है मान लो 7,000 करोड़। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 31 मार्च से 30 सितंबर तक 3,000 करोड़ से डेटर बढ़ गए, समझा? एवरीबडी क्लियर? ये थेरेटिकली इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव बन ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद का हमने एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट जो कल देखा था, एक ही कंसेप्ट देखा आई थिंक हार्डली, ठीक है, वो ये है कि जिस क्वार्टर का वो खर्चा, जिस क्वार्टर में खर्चा हुआ है उस क्वार्टर का वो खर्चा है, जिस क्वार्टर में वो इनकम हुई है उस क्वार्टर की वो इनकम है। ये चीज सीखी थी। फिर हमने सीखा था अगर अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हुआ है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव क्वार्टर्स में भी उसका इम्पैक्ट जाएगा। अगर समझो एस्टिमेट में चेंज हुआ है तो वो प्रोस्पेक्टिवली जाना चाहिए। अगर एस्टिमेट में चेंज हुआ है और वो एस्टिमेट में चेंज होने के कारण एक ट्रांजिशनल फिगर जनरेट हुआ है कि 10,000 का कि 10 लाख का खर्चा हुआ बिकॉज यू हैव शिफ्टेड फ्रॉम डब्ल्यूडीबी टू एसएलएम, तो जो 10 लाख का खर्चा हुआ है ये वो उस क्वार्टर का खर्चा है, क्योंकि एक ट्रांजिशनल खर्चा है। दिस इज नॉट, दिस डजंट बिलोंग टू द फ्यूचर क्वार्टर्स, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर क्वार्टर में नए मेथड से ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। क्लियर है बात सबको? बेहतरीन स्टूडेंट्स एकदम, ठीक है ना, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। आपका कंफर्ट हमारा कंफर्ट, ठीक है। वो दोनों क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, उसके बाद में मैंने क्या डिस्कस किया था कि आपका जो ये है कुछ खर्चा स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। मैंने एक आपको बहुत बड़ा चिटकोड बताया था अपना दिमाग ओपन करके कि आप जिस क्वार्टर का काम कर रहे हो उस क्वार्टर को ईयर समझो और फिर उस खर्चे को उस नजरिए से देखो। अब मान लो प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स मान लो तुम अगर 4 साल का भरते हो तो तुम क्या करते हो, पूरे 4 साल का खर्चा उधर डाल देते क्या? आप उसको क्या करते, एक एक साल करके ऐसा अलग अलग डाल, बराबर है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप बात करो मान लो इसकी तुम्हारी क्वार्टर की, तो हमने क्वार्टर में ये देखा कि प्रॉपर्टी एक्सपेंस जो था वो पूरा कैलेंडर ईयर का था, लेकिन आप जिस क्वार्टर की अकाउंटिंग कर रहे थे वो अप्रैल से लेके सितंबर 6 मंथ्स एंडेड हम लोग कर रहे थे, 3 मंथ्स एंडेड नहीं था वो, 6 मंथ। आईसीआई का क्वेश्चन, आईसीआई की मर्जी है, ठीक है। तो 6 मंथ एंडेड था, तो हमने क्या किया, पूरा जो जनवरी से लेके दिसंबर तक का प्रॉपर्टी टैक्स था, ठीक है, जनवरी से लेके
जनवरी से लेके दिसंबर तक का प्रॉपर्टी टैक्स था। हमने क्या किया, अप्रैल से लेके सितंबर, ये मेरे 6 महीने हैं, इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो मैंने डाल दिया पीएमएल में। ठीक है, ये वाला जो प्रॉपर्टी टैक्स है इसका मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये पिछले साल उसकी एक प्रोविजनल एंट्री पास हो गई होंगी, अब वो प्रोविजनल एंट्री से वो पेमेंट हो गया होगा, तो इसका हमें कोई मतलब नहीं, वो मैंने आपको समझाने के लिए एंट्री पास करवाई थी। ठीक है, ये मैं डालूंगा प्रीपेड एक्सपेंस में जो मेरे बैलेंस शीट में जाए। समझा? बेहतरीन। तो आप लोगों को काफी कंफर्ट इस एएस में महसूस होता है, और वो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि बहुत इजी एएस है। ठीक है, अब आज हम इसका आखिरी वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, विच इज इन रिगार्ड्स टू टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, अब देखो इनकम टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, ये हमारा आखिरी पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, बाद में फिर बहुत चिल्लू मुल्लू पार्ट बचे। ठीक है, अगर मैं अटेंडेंस की बात करूं तो नॉर्मली लड़कियों का अटेंडेंस पिछले 15 दिन में बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। एक बार सारे गर्ल्स के लिए तालियां बजा दो जोरदार। ठीक है, राइट फ्रॉम टुडे हमने 2-2 मार्क की पॉलिसी चालू कर दी रिडक्शन की, उस हिसाब से आपके क्यूमुलेटिव लीडर बोर्ड चेंज होके आ गए हैं। ठीक है, राइट फ्रॉम टुडे जिन जिन लोगों की अभी तक एब्सेंटी हो चुकी है इन द न्यू पॉलिसी, ठीक है, उसमें से जनवरी वाले तो सारे ही है, कार्तिक हो गया, गौरांग हो गया, समर्थ हो गया, उसमें एक निहाल था। ठीक है, नमित था मई के इसमें। ठीक है, ये सब लोगों को जिन जिन लोगों का ऑलरेडी एब्सेंटी स्कीम में हो गया है, जिनके 2-2 मार्क कट चुके हैं, अगर अब उनकी यहाँ से प्रोस्पेक्टिव एब्सेंटी रहती है तो उनके 2 के जगह 5 मार्क कटेंगे। ठीक है, उसमें हमने एक लीनियंसी बरती है कि अगर मान लो कोई कल नहीं आता है लेकिन वो बहुत रेगुलर है, वो एक दिन नहीं आया, मान लो 15 दिन में एक दिन नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ सम सीरियस हेल्थ इशू, और उसके पेरेंट्स या तो एक दिन पहले ही बोल देते हैं रात को वाया व्हाट्सएप मैसेज कि इसकी बहुत तबीयत खराब है, वो कल नहीं आ पाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो उसके पेरेंट्स अगले दिन सवेरे हमको व्हाट्सएप या कॉल करके बोल देते हैं हमको कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन में एक बार अगर ऐसा कभी हुआ तो हम उसको वे ऑफ कर दें, लेकिन प्रोवाइडेड पेरेंट्स का मैसेज या कॉल प्रोएक्टिवली हमको आए। ठीक है, जो रिपीटेड वाले बच्चे हैं उनके 5-5 मार्क कम होने वाले। ठीक है, विथ पेरेंट्स प्रेजेंटली हियर। ठीक है, अननेसेसरी अपने पेरेंट्स को दिक्कत मत दो, वो अपने रोजमर्रा के काम में है। ठीक है, और जिनकी फ्रेश एब्सेंटी होगी, भगवान ना करे कभी किसी एब्सेंटी हो, ठीक है, वो तो आप वैसे भी कंसर्न हो, तो वो 2 मार्क के सिस्टम में फॉल करें। सबको कम्युनिकेटेड है ये बात? ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं इनकम टैक्स एक्सपेंस पे। वी एज एज अ फैकल्टी ग्रुप इन एम स्क्वायर वी आर वेरी वेरी कंसर्न अबाउट एब्सेंटी। ठीक है, एंड देर आर सर्टन स्पेसिफिक नेम्स, those people are constantly absent. ठीक है, and we are just not understanding what should we do to make them understand. मतलब हमारे बियॉन्ड बिलीफ, स्पेसिफिकली जनवरी बैच, उसमें तो लड़कियां बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छी प्रेजेंट, तुम लोगों का इतना बड़ा इशू है जिसकी हद है, तो वो ट्राई करो कि तुम लोग प्रेजेंट हो, क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा शर्म होना चाहिए कि अपना 3 महीने में एग्जाम है। ठीक है, एंड आई एम अगेन सेइंग शी बरखा 2-3 दिन अगर अपने हेल्थ का निकाल दे तो दीज पीपल आर रेगुलर, समर्थ रेगुलर है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, डन। अब ये पार्ट अपन चालू करते हैं, बहुत ही सिंपल पार्ट है, लेकिन कभी कभी बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि थोड़ा सा अटेंशन इसमें ज्यादा चाहिए। मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, और आपको मैं बता रहा हूँ ये पूरा की पूरा सीए फाउंडेशन मैथ्स में अपन ने जो इजी वाला पार्ट करते हैं ना, बस वही। मैं बताऊँ आपको भी क्या है। देख, इनकम टैक्स, अब है ना, प्रश्न कहां से अराइज होता है वो समझो, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन आज देना, अपने को क्लोज करना है, और वो भी इफेक्टिवली, तुमको जिंदगी भर याद रहना चाहिए। देखो, कोई भी चीज समझने के पहले अपन उसका बेस समझेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स एक्सपेंस, अभी देखो सर आपने बता दिया कि कौन सी चीज डिडक्शन मिलेगा ये क्वार्टर में, कौन सा नहीं मिलेगा, आपने बुक्स को ठीक कर दिया, लेकिन सर जब अपन बनाते हैं इंटरिम स्टेटमेंट सिर्फ पीबीटी तक रुकते हैं क्या? सर अपन पूरे साल का बना, तो पीबीटी देन टैक्स एक्सपेंस देन पीएटी। अब इसमें ऑब्वियसली डेफर्ड टैक्स का चक्कर नहीं है,
चैप्टर पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो डेफर्ड टैक्स को भूल जाओ, नॉर्मल एक टैक्स, आप सीधा सीधा उसको टैक्स एक्सपेंस के नाम से समझो, द ओवरऑल फिगर, तो दैट इज सिंप्लिसिटी। परफेक्ट। अब समझो क्या हुआ, जो टैक्स एक्सपेंस है, ठीक है, टैक्स एक्सपेंस का जो अमाउंट है वो मैं सर कैसे डिटरमाइन करूं? सर क्वेश्चन में दिया होता है ना 30%, नहीं दिया होता, ठीक है, आपको वो टैक्स एक्सपेंस का परसेंटेज निकालना होता है। क्या निकालना होता है? ठीक है, और फिर उस परसेंटेज को उस क्वार्टर के पीबीटी से मल्टीप्लाई करना होता है, तो तुम्हारा टैक्स का खर्चा आ गया, उसको माइनस करके पैट आ गया, बस यही करना है। अब प्रश्न ये है कि सर मैं वो परसेंटेज कैसे निकालूं, तो वो अपन करते 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 उस पर कमांड लेके आते। समझा क्या करना है अपने को? पीबीटी पे टैक्स का परसेंटेज अप्लाई करना है, उसके लिए टैक्स का परसेंटेज निकालना है, बस बात खत्म। यही टैक्स एक्सपेंस का लॉजिक है, ठीक है। इनकम टैक्स इज रिकॉग्नाइज्ड इन ईच इंटरिम पीरियड based on the best estimate of weighted average annual effective income tax rate expected for full financial year। पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए एक वेटेड एवरेज इनकम टैक्स रेट अपन निकालते हैं और उस टैक्स रेट को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? करंट इंटरिम पीरियड 1 अप्रैल से लेके 30 जून है, मतलब ये पहला क्वार्टर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन, इस पे जितना आप क्लास में ध्यान दोगे आपका भी इंप्रूव होगा, ठीक है। यहीं पे रुक जाना, ऐसे राजधानी के मत पढ़ना उसको, ठीक है। अब देख प्रॉफिट कितना आया था पहले क्वार्टर में? 25,000, ठीक है। अब सुन नंदीश, उसके आगे क्या बोला हुआ है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन ईच ऑफ द रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स इज 28,000 ईच, ठीक है। अब नंदीश क्या बोल रहा है कि सर अभी तो मेरा क्वार्टर 1 हुआ है, तो क्वार्टर 1 का एक्चुअल डेटा मेरे को मालूम पड़ जाएगा सर। अरे यार हो गई ना वो बात, तो सर मेरे को ये एक्चुअल मालूम पड़ गया थी कि 25,000 का क्वार्टर 1 में खर्चा है। क्या तेरे को मालूम है क्या कि एक्चुअली रिमेनिंग 3 क्वार्टर में क्या क्या इनकम होने वाली है भाईजान? मैं क्या, अरे तू, मैं बोल रहा कि तुम सोने के लिए क्यों सो रही थी? तो नींद क्यों नहीं आ रही? देखो अभी वो कितने बजे आया है? 7:30, ठीक है। मैंने आपको उस दिन बोला था कि कोई पहले तो मार्क्स कटेंगे, वो तो है ही है, आपने इतनी मेहनत कर करके बरखा के ऊपर आने की चाह रखी थी, बट वो 7 बजे आ रही है, आपने मार्क्स गवा रहे हो। पर एक सबसे बड़ी एप्रिशिएशन मैं चाहता हूँ कि आप तालियां बजाओ पहले उसके, कि कम से कम वो आया, कम से कम वो आया। नहीं तो उसके हाथ में ऑप्शन था कि वो ना आए, तो कम से कम ये तो भी करना है कि आना है, ठीक है। तो तुम आए वो अच्छी बात है, लेकिन जल्दी आओ, आ जाओ, इधर हो जाओ भाई, बैठने दो अपना ही स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। प्रॉफिट कितना है? 25,000। अब तेरे को आने वाले रिमेनिंग क्वार्टर का पता है क्या? तो वहां पे तो एस्टिमेशन रहेगा ना भाई, ठीक है। वो कितना आया? 20,000। तो नंदीश पूरे साल का कितना प्रॉफिट हो गया? 60 नहीं, 85,000 सर। 25 तो एक्चुअल हो गया, 20 का एक्सपेक्टेशन था। सब लोग मानते हैं क्या? अरे अपने को कोई किताब की जरूरत नहीं, अपने दिमाग में बनाओ कैलकुलेशन। 85 हो गया, 25 20 85 हो गया, ठीक है। ये तो हो गया प्रॉफिट, ये क्या हो गया? प्रॉफिट। अब सुनो इनकम टैक्स। अब आपने पता है क्या, आप लोगों को सबका चैप्टर 1 हो गया इनकम टैक्स में, है ना? अथर्व हो गया ना? हाँ। तो आपने स्लैब देखे होंगे कि 4 लाख तक इतनी इनकम है, इतना परसेंटेज लगेगा, तो वैसा ही वो स्लैब देगा आपको एग्जाम में। तो बोला इनकम टैक्स अप टू 30,000 इज 20%, मतलब 85,000 का टोटल है, बराबर है ना। तो 85,000 का टोटल में से 30,000 पे 20% लगेगा, और 55,000 पे 55,000, 85 माइनस 30, 55,000 पे लगेगा 35%। ये सर कैसे आया? अरे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करा वो देखो। अच्छा अभी यहाँ पे पता है गलती किया कर एक आदमी, सुनो, तुमको क्वेश्चन समझ में आ सकता है,
एवरीबडी क्वेश्चन इज क्लियर? देखो हम क्वेश्चन आगे करने वाले हैं, अभी अपने का टाइम पास नहीं करना लिखने का, समझो। सर एक एस्टिमेशन प्रॉफिट दिया हुआ है, सर अपने को क्वेश्चन में स्लैब रेट दी है। अब बच्चा गलती क्या करता है एग्जाम में, पैनिक में आके वो क्या करता है कि पहले क्वार्टर का 25,000 का इनकम है और 30,000 तक कितना टैक्स है, तो वो क्या करता है डायरेक्टली इसको 20% लगा देता है। दिस इज नॉट राइट अप्रोच। राइट अप्रोच क्या है कि तू एक, मैंने तेरे को पहले ही बोला था, एक परसेंटेज निकालना पड़ेगा, परसेंटेज डिराइव करना पड़ेगा, पूरे साल का वेटेड एवरेज निकाल, और फिर उसको क्वार्टर के प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अगर तुम ऐसा करते हो डायरेक्टली 25,000 का 20, क्योंकि सर 25 तो 30 से नीचे है तो यही रेट है, नहीं, पूरे साल का एक एवरेज रेट निकालो, ये नहीं करना है। पहले समझो, ये समझ में आया क्या? सबने धमाल देखी है क्या? वो क्या बोलता, लाल बटन है क्या? बोले हाँ, मत दबाना। ये समझ में आया क्या? मत करना, क्योंकि 30,000 तक इनकम है, तुम बोलोगे सर उसका तो 20%, नहीं, ऐसा नहीं करते बेटा। ये देखो, ये फॉर्मूला है उसका, पूरे साल का कितना टैक्स बन रहा है डिवाइडेड बाय पूरे साल का प्रॉफिट कितना है, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड रहेगा ना यार, अभी सारे क्वार्टर छुड़ी हुए। देखो पूरे साल का एक्सपेंस कितना है, देखो सिंपल से ये कैसे निकाला मतलब आपको, देखो आप देखो अपने कैलकुलेटर पे, 30,000 का 20%, 55,000 का 30%, कितना आया, है ना, दोनों मिला के, अरे सॉरी सॉरी, 30 ये 35% है, ठीक है। तो बेसिकली 30,000 का 20% और 55,000 का 35%, कितना आया, दोनों मिला के, तो पूरे साल का टैक्स इतना होगा। सब लोग एग्री करे, साशा, अग्रीड, एवरीबडी, दिवांशी, ठीक है, दिवांशी आ गया होना यार, हाँ आप डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट 85,000, कितना, इंटू 100, इंटू 100, टोटल कितना हुआ 29.7। अब ये जो परसेंटेज है ये तेरे को अप्लाई करना है 25,000, और जो फिर एक टैक्स एक्सपेंस आएगा वो तेरा टैक्स रहेगा उस क्वार्टर का। समझ में आए के बाद, देखो कितनी बड़ी। अच्छा सर अब बताओ, आपने ये तो समझा दिया, ये हम समझ भी गए कि सर एक एवरेज रेट निकालना। सर ये बताओ कि ये करने में क्या बुराई है, एनीबडी कैन टेल, ये करने में बुराई क्या है? एक अच्छा कारण बताओ, नमित बताओ सर यार, कुछ एनलाइटन कर इनको अपने ज्ञान से, ये करने में क्यों गलत हो रहा है, मैं बताऊं कितनी बड़ी ये आप पार्शलिटी कर रहे हो, कि जो छोटा परसेंटेज है 20 छोटा था, 35 बड़ा था, आपने क्या किया क्वार्टर वन में, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो पहले आ रहा है आपने उसको छोटा परसेंटेज दे दिया, तो बाकी के 3 क्वार्टर बुरा मान जाएंगे, यार हमको 35% टैक्स कर रहा है और इसको 20%, अरे वो पहले आ रहा है, अरे वो तो जिंदगी भर पहले आएगा, तूने मेरे को क्वार्टर 2 रखा है, मेरे को क्वार्टर 1 करना, मैं भी पहले आऊंगा, होता ना। तो ये फेयर सिस्टम है क्या? तो यूजर को क्या दिखेगा कि क्वार्टर 1 में हर बार पेड ज्यादा रहता है क्योंकि टैक्स कम है, क्योंकि वो पहले वाले स्लैब में आ जाता है, समझ में आ रहा। और यूजर को क्या दिखेगा, क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में ज्यादा टैक्स लग रहा है, ज्यादा पेड कम है क्योंकि टैक्स ज्यादा लग रहा है, लेकिन इज द रियल पिक्चर? इसके लिए बोलता है टैक्स कभी भी पूरे साल का लगता है, पूरे साल का कैलकुलेट करो, परसेंटेज निकालो, फिर वो परसेंटेज आप हर क्वार्टर को दो, तो फिर वो जो टैक्स है वो इक्वली सारे क्वार्टर में बराबर बटेगा। एम आई क्लियर टू यू? अब इसमें क्या है कि जो एस्टिमेशन है वो चेंज होंगे ना, तो जैसे एस्टिमेशन चेंज होगा, अभी ये तो क्वार्टर 1 पे निकाला, अब मान लेते हो अगले क्वार्टर में आते हैं, अगले क्वार्टर में क्या हुआ, क्वार्टर 1 का देखो एक्चुअल मिल गया प्रॉफिट 25,000, ठीक है। सब लोग ध्यान देना कंसेप्ट पे, मैं ओरली बोल रहा हूं, मेरे साथ में कैचअप करते रहना, ठीक है। क्वार्टर 1 का 25,000 मिल गया, अब मान लो तुमको इसमें आगे क्वार्टर 2 मिल जाता है, क्वार्टर 2 में वापस तुमको मिलता है 25,000 एक्चुअल हुआ, ठीक है। अब तुमको 2 क्वार्टर के एक्चुअल मिल गए,
अब मान लो तुम्हारे पास में क्वेश्चन में डेटा, अब आगे दो बातें होगी, या तो तुमको 3 और 4 का डेटा देगा नहीं, मतलब जो ऑलरेडी दिया है वो मेंटेन है, तो ऑलरेडी क्या दिया है, 20-20 हजार दिया है ना, 20 हजार और 20 हजार बराबर है, ये मेंटेन रहेगा। इसका टोटल निकालोगे चारों का तो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, बराबर है, करेक्ट है, और डिवाइडेड बाय करोगे टोटल आपका प्रॉफिट, ऊपर आएगा टैक्स एक्सपेंस, वो तो अपन स्लैब से निकाल लेंगे। तो Q2 का आपको इन्फॉर्मेशन एक्चुअल दिया है मान लो क्वेश्चन में आगे, और 3 और 4 का कुछ दिया नहीं है, मतलब अपन मानेंगे वो सेम है। अब मान लो दूसरी बात कि आपको वो 3 और 4 का वापस से एस्टिमेशन देता है, और वो एस्टिमेशन वो चेंज कर सकता है। अरे Q2 होने के बाद में मार्केट की हालत समझ में आती है ना, कि सेल्स बढ़ रहे कम हो रहे, तो एस्टिमेशन चेंज हो सकते हैं। अब मान लो उसने चेंज करके एस्टिमेशन दे दिया, यहाँ पे एस्टिमेशन आ गया समझो 30 हजार, कितना आ गया, समझा, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका टोटल प्रॉफिट क्या रहेगा, 25-25 एक्चुअल और 30-30 मेरे रिवाइज एस्टिमेशन। सेम फॉर्मूला अपन वापस लगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि टैक्स रेट हर क्वार्टर में चेंज होगा, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो, मैं इसी का मैं वापस बोलता हूँ। देखो Q1 का पहले डेटा दिया हुआ है, किसका, Q1 का, ध्यान देना इधर सब लोग ध्यान देना। Q1 का एक्चुअल डेटा दिया है, बचे हुए तीनों क्वार्टर के एस्टिमेशंस दिए, ये आ गया मेरा टोटल प्रॉफिट। स्लैब रेट लगाऊंगा, टैक्स का एक्सपेंस का अमाउंट निकालूंगा, टैक्स के एक्सपेंस का अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट ब्रैकेट में एस्टिमेशंस इज इक्वल टू इनटू 100 इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ टैक्स, ये मैं लगा दूंगा पहले साल के पहले क्वार्टर के पीबीटी पे, खत्म बात। अब मान लो क्वेश्चन में क्वार्टर आगे और इंफॉर्मेशन दी है कि Q2 में भी एक्चुअल 25 हजार हुआ, और Q3 Q4 के प्रॉफिट एस्टिमेशन चेंज होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली एक रिवाइज्ड टैक्स परसेंटेज कैलकुलेट होगा, और उसको तुम लगा दोगे Q2 के पीबीटी पे, किस पे ना। अब सुनो, यहाँ ही सबसे बड़ा मजा यही पे आता है, ये देखो, अब है ना तुम पूरा सीख चुके, अब है ना एक एक क्वेश्चन लिखो तुम्हारे बुक में, तुम एक काम करो, ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन लिखो, ये वाला क्वेश्चन लिखो पहले पूरा जल्दी। सबसे पहला आपके नोट्स में ये 6 नंबर डालो, इनकम टैक्स एक्सपेंस लिखो, ये दो वर्डिंग लिखो जल्दी जल्दी। मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा, फिर आपको लिखना नहीं मिलेगा, फिर घर पे लिखना जिसका बच गया। यहां तक पूरा लिखो बोर्ड पे देखिए। इतना बेहतरीन एग्जाम्पल कराऊंगा, पूरा टैक्स एक्सपेंस में सॉल्व हो जाएगा। सब वेरिएशन एक ही क्वेश्चन में, उसको लिख देना जंबो क्वेश्चन, एग्जाम के पहले देख के जाना।
लिख लिया? चलो सबसे पहले ना ये इतना एक खर्चा निकालो। चलो अपने अपने सेल्फ करो सॉल्व, जल्दी जल्दी सेल्फ सॉल्विंग करो 2 मिनट में। थोड़ी है ना, सॉरी थोड़ी है ना जगह छोड़ना, 4-5 लाइन छोड़ना और क्वेश्चन में, फिर आंसर लिख के सॉल्व करना चालू करना। सॉल्व करो जल्दी। हो गया सॉल्व? ठीक है, अब है ना सबका आगे आंसर आया क्या? ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो क्वार्टर वन के प्रॉफिट से, तो क्वार्टर वन का टैक्स का अमाउंट आ गया, सबका आया। अभी क्वेश्चन में ऐड करो डेटा, मैं बोलता हूँ, है ना? पार्ट 2 करके डाल दो क्वेश्चन में। एक्चुअल प्रॉफिट इन क्वार्टर 2 is equal to 25,000. Actual profit in quarter 2 is equal to 25,000, and estimations for quarter 3 and quarter 4, and estimations for quarter 3 and quarter 4 stood, and estimations for quarter 3 and quarter 4 stood at stood at 150 percentage of quarter 2 profit, 150 percentage of quarter 2 profit। ठीक है ना? और फिर आगे लिखो, स्लैब रेट रिमेन्स द सेम, स्लैब रेट रिमेन्स द सेम। फिर लिखो कैलकुलेट टैक्स फॉर क्वार्टर 2 and any change in quarter 1 tax already calculated, and any change in quarter 1 tax already calculated। ठीक है, अभी आंसर में आओ। ठीक है, मैं बोलता हूं वैसा करना प्रेजेंटेशन भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो, बहुत सारे होमवर्क है वैसे भी। ठीक है, याद देखो सभी लोग, बोर्ड पे, बोर्ड दिख रहा है क्या आपको? ये रुको, ठीक है, अभी सुनो, इधर देखो भैया, इधर देखो। अभी अपन पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी पार्ट 2 में देखो, मैं बात करता हूं, मैं बात करता हूं क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3, क्वार्टर नंबर 4, बराबर है? ठीक है,
और मैं बात करता हूँ प्रॉफिट की, ठीक है। एक्चुअल कितना था, 25,000, सेकंड का, ठीक है ना। अब उसके बाद में एस्टिमेशन, थर्ड का कितना आया, कितना आया एसपी, अनुशील कितना आया, कैसे किया, 25,000 का इंटू 150%। सबको समझ में आया क्या लैंग्वेज? क्वार्टर टू के प्रॉफिट का 150%, तो क्वार्टर टू का 25,000 था, उसका 150% कितना हुआ, 37,500 आपका आ जाएगा फॉर क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर। मैं अपनी सहूलियत के लिए यहां पे लिख दूंगा ए ए ई ई बराबर है। टोटल प्रॉफिट कितना आया, 1, ये मेरा टोटल प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे लिख दूंगा टोटल प्रॉफिट बराबर है। अभी बात करते हैं स्लैब रेट की, ठीक है। इसका इस पे लगेगा कितना, 20%, ठीक है। इसमें 5,000 पे लगेगा 20% और 20,000 पे लगेगा 35%, ठीक है। और फिर इधर पूरा लगेगा 35%, इधर पूरा लगेगा 35%, ठीक है। अब है ना, आप कैलकुलेट करो कितना आया, 25,000 का 20% कितना आया, हाँ बराबर है। 5,000 का 20% कितना है, 1,000, और 20,000 का 35% कितना है, 7,000। 37,500 कितना है, बराबर है। अब टोटल करो उसका कितना है, 39, बराबर है। अब अपन रेट निकालेंगे। अभी समझ में आएगा यहाँ तक, बोलो ना क्या नहीं आया बताओ, आवाज नहीं आया, एक मिनट, क्या बोले। देखो हमारा स्लैब रेट क्या था, सब लोग बोर्ड पे देखो। इनकम टैक्स में हमने क्या पढ़ा है कि एक सर्टन वैल्यू तक एक सर्टन परसेंटेज ऑफ टैक्स लगता है, उसके बाद में अगर आपका इनकम बढ़ गया तो टैक्स का परसेंटेज भी बढ़ता है। ये क्यों है कि गरीबों को कम टैक्स लगना चाहिए, मध्यम वर्गीय को थोड़ा ज्यादा लगना चाहिए, और जो बहुत कमा रहे हैं उनको और ज्यादा लगना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि 3 लाख रुपए तक अगर इनकम है, सॉरी 30,000 रुपए तक अगर इनकम है तो कितना लगेगा, 20%। और 30,000 से अगर ज्यादा इनकम है तो लगेगा 35%। सिंपल बोला हुआ है। अभी क्वार्टर वन में 25,000 की इनकम थी, तो पूरा की पूरा 20% पे आ गया, ये आ गया। अभी 30,000 में से 25,000 क्वार्टर वन लेके चला गया, बचा कितना, 5,000 और है जिससे आप 20% लगा सकते हो। तो अब ये जो नेक्स्ट 25 हुआ है उसका 5 पहले 30 को फिल करेगा, और जो रिमेनिंग 20 है वो हमारे नए ब्रैकेट में चल जाएगा। इसके लिए 5,000 पे 20% और रिमेनिंग 20,000 पे 35%। और सर अब इसके आगे तो सब 30,000 के ऊपर ही है, समझा। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। ये आपको डीटी में होना चाहिए था ये चीज। डीटी में टैक्स कैलकुलेट बेसिक स्लैब हुआ ना, ठीक है। समझ में आया ये बात, सबको समझ में आया, किसी को डाउट है क्या, हाँ ठीक है। ये यहां तक पहुंच गए आप लोग, ठीक है। अदिति यहां तक पहुंच गए, लिखो। अनुशील क्या कर रहे हैं, ये वाला ना, लिखो फटाफट। अरे तुम वो लिख लेना, मैं टाइम दूंगा, पहले बोर्ड पे देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो पहले, ठीक है। अभी हमारा फॉर्मूला क्या था कि टोटल मेरा टैक्स कितना आएगा डिवाइडेड बाय मेरा टोटल प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मेरे को दो दो रेट दिए हुए थे स्टार्टिंग में, लेकिन मेरे को हर क्वार्टर के लिए यूनिफॉर्म रेट चाहिए, इसके लिए मैं ये एवरेज निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आया, 39,250 डिवाइडेड बाय 1,25,000 कितना आया,
31.4%। ठीक है, सब लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लो। 39,250 डिवाइडेड बाई 1,25,000 कितना आ रहा है? कितना आया अदिति? 31.44। ठीक है, अब सुनो, अब बात को समझो। अब हमारा Q2 अभी ये सबसे बड़ा ट्रिक है, इसके लिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन करा है। यहां तक तुमको समझा क्या है? पक्का समझाना कि तुम स्लैब कैसे बांटते हो। ठीक है, अब सुनो। अब है ना, जब आपको आईसीआई में क्वेश्चंस जो मैक्सिमम है वो Q1 तक है। ठीक है, एक दो ही क्वेश्चन है जो Q2 पे आते हैं। ठीक है, मैं आपको Q2 वाला भी करवा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में, ताकि ये आपके लिए जंबो क्वेश्चन बन जाए। ये आ गया तो सब आ जाएगा। और कुछ भी अभी तक अपन ने रॉकेट साइंस नहीं देखा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, सब लोग ध्यान से, साई शामा ध्यान है क्या? देखो, आपके 2 क्वार्टर एक्चुअल हो गए, बराबर है, मतलब 2 क्वार्टर की पूरी रंगत आपको मालूम पड़ गई। तो वो लोग क्या बोलते हैं, बहुत ही प्यारा लॉजिक है कि आप Q2 के एंड तक का टैक्स पहले निकाल लो, क्योंकि हर क्वार्टर में टैक्स के परसेंटेज का एस्टिमेशन चेंज होंगे, क्योंकि हर क्वार्टर के एस्टिमेटेड प्रॉफिट चेंज होंगे, अकॉर्डिंगली डिनोमिनेटर चेंज होगा, अकॉर्डिंगली न्यूमिनेटर चेंज होगा, अकॉर्डिंगली परसेंटेज चेंज होगा। अपन ने देखा ना, ऊपर जब यही क्वार्टर हुआ था सीज, तो 29% था कुछ तो एवरेज, और अब सेकेंड क्वार्टर होगा तो वो 2% बढ़ गया है। तो आईसीआई सिंपल सी बात बोलती है, बहुत प्यारी। आईसीआई बोलती है जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है, कितना क्यूमुलेटिव एक्चुअल प्रॉफिट जो अभी तक हुआ है वो Q1 Q2 का हुआ है, बोले उस पे रेट निकाल लो, मतलब 50,000 इंटू 31.4%, कितना आया? 15,700। इसमें से तुमने Q1 में जितना डाल दिया वो लेस करो। कितना डाल दिया? 15,700 में से 7,428, कितना बचा? ये तुम्हारा Q2 का टैक्स है। समझा? बस, तो आप क्या करो, ईयर टू डेट टैक्स निकाल लो, रिवाइज डेट जो तुमने निकाला उससे माइनस जो अब मेरे को बता, Q1 में तूने 29% कैसे निकाला था? ठीक है, क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या? तू जाके पिछला चेंज कर सकता क्या? सर Q1 में 29% कैसे निकाला था, Q2 में 31% हो गया, सर पिछला जाके चेंज करना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना, क्योंकि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन चेंज है ना यार। तो क्या बोलते हैं, Q1 को छेड़ने की हिम्मत भी मत कर, वो जो हो गया वो हो गया। अब तू क्या कर, तू पूरे ईयर टू डेट पे अभी तक क्यूमुलेटिव प्रॉफिट Q1 Q2 उस पे तेरा रिवाइज परसेंटेज लगा, इतना टैक्स अभी तक बुक में आ जाना चाहिए। कितना तूने Q1 में निकाल दी वो लेस कर दे, जो बचा हुआ है वो पूरा Q2 में आएगा। सॉल्व करो, सॉल्व करो। क्या प्रेम, क्या गड़बड़ है, क्या समझ में नहीं आया? सॉल्व करो, समझाता हूँ, सॉल्व करो आप पहले। करो ना सॉल्व, पूरा हो गया। अभी बोर्ड की तरफ देखो, ये बना लो आप लोग Q1
क्वार्टर टू और क्यूमुलेटिव ऐसा बनाओ, फ्रेम समझ में आएगा अभी। ये कितना आया था, 15,700। ये बनाओ, क्यूमुलेटिव बनाना कभी भी जब अपन अगले क्वार्टर में ना, पहले क्यूमुलेटिव बना कि अभी तक कितना हुआ, यहां तक पहुंचे क्या अदिति? मैं एक बार क्वार्टर टू का नहीं निकाल रहा, पहले यहां तक पहुंच जाओ, पहुंच गए? समझ में आया क्या अदिति यहां तक? क्वार्टर टू निकालने के लिए पहले अपने को क्यूमुलेटिव निकालना पड़ेगा, जितने भी एक्चुअल हो चुके हैं उनको मर्ज करके एक जो अपना अभी का चालू है परसेंटेज, उससे मल्टीप्लाई करके अपना क्यूमुलेटिव आ जाएगा। यहां तक समझा के प्रेम? ये वाला समझा के फिगर कैसे आया? ठीक है, क्या ये क्वार्टर टू का है कि क्वार्टर वन क्वार्टर टू दोनों का मिला के है? मिला के है सर, क्यूमुलेटिव निकाला। ठीक है, क्योंकि सर अभी तक इतना खर्चा पीएनएल में आ जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा 31.4 हमारा लेटेस्ट रेट है। ठीक है, अब क्वार्टर वन का चेंज कर सकते क्या अपन? ये तो रिकॉर्ड हो गया, ये चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। वो अपन क्या देते हैं? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या? ये तो एस्टिमेशन का चेंज है, प्रॉफिट का एस्टिमेशन चेंज हो गए। अब क्वार्टर टू का कैसे निकालेंगे? सिंपल है, जितना अभी तक आना चाहिए था पीएन, अभी तक पीएनएल में खर्चा कितना आना चाहिए था? कितना आ गया है? तो इतना डालना पड़ेगा, 7, इतना डालना पड़ेगा, 7। अच्छा, 8272, इतना क्वार्टर टू में आना चाहिए। क्लियर है? अब सबको क्लियर है एकदम? अब मैं यहाँ पे 2 मिनट दूंगा एकदम अच्छे से, ठीक है, बातें करने नहीं दे रहा हूं। पूरे क्वेश्चन को पढ़ो और कैलकुलेटर पे पूरा क्वेश्चन फिर से सॉल्व करो। ठीक है, सब लोग इंडिविजुअली करना है, कोई किसी का दिमाग यूज मत करो। अपने अपने सेल्फ डिपेंडेंसी पे निकालो और आंसर सही निकालो। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोच के, यही मौका है डाउट पूछने का, यही मौका है डाउट अराइज करने का। कर लिया सबने? हाँ, सबको आ गया? निकालो अदिति अच्छे से, डाउट है तो पूछो। भूमि निकाल लिया? आ गया? समझा कैसे अनुश्री? कोई डाउट?
पक्का? यशवी, डाउट? अदिति, पक्का? जमना कैसे निकालना? मतलब बस ये ध्यान में रखना कि आपको साल का एवरेज निकालना है, आप क्वार्टर स्पेसिफिक मत सोचना, साल का एवरेज निकालना और उसको फिर मल्टीप्लाई करना। और क्वार्टर टू में डायरेक्टली 31% मल्टीप्लाई करके मत डालना, ईयर टू डेट निकालो, उसमें परसेंटेज लगाओ, माइनस अगर तुमने क्वार्टर टू में डाल दिया, समझो परसेंटेज मल्टीप्लाई करके, तो क्वार्टर वन क्वार्टर टू का मिला के इट विल नॉट बी सेम, क्योंकि क्वार्टर वन में कम गया था। ठीक है, तो आपको अगर क्वार्टर टू का निकालना है तो पहले आपको ईयर टू डेट का निकालना होगा और उसमें से क्वार्टर वन में जितना चला गया वो माइनस करना होगा, फिर जो रिमेनिंग है वो इंपैक्ट क्वार्टर टू में देना पड़ेगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है? ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, आंसर नहीं देखेंगे, कैलकुलेटर पे आंसर निकालेंगे और बताएंगे कि कंपनी ने सही किया कि गलत किया। क्वेश्चन नंबर 1 होगा सबका? हुआ क्या सृष्टि? नहीं आया? नहीं आया क्या आंसर? देखने के बाद मत बोलो, बिना देखे बताओ। बिना देखे नहीं आया था ना? इधर देखो बोर्ड पे, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन आई एवर सी। सी सिंपल है कि आपको पहले क्वार्टर की इंफॉर्मेशन दी है, सुनो। पहले मैंने चीख चीख के बोलना कि अपना लॉजिक क्या है। अपना लॉजिक क्या है, जिस साल का जिस क्वार्टर का खर्चा उस क्वार्टर में आना चाहिए, जिस क्वार्टर की रेवेन्यू उस क्वार्टर में आनी चाहिए, बात खत्म। अनलेस इट इज समथिंग लाइक प्रॉपर्टी टैक्सेस, तो बात अलग है। देखो, क्वार्टर वन की इंफॉर्मेशन दी है और क्या बोलता है, कैलकुलेट करो रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। सिंपल है, क्वार्टर वन की इंफॉर्मेशन दी है कि सेल्स 80 हुए हैं, सैलरी जो है वो 60 करोड़ की गई है, एडवर्टाइजमेंट 4 करोड़ का गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग 8 करोड़ की गया है, तो 80 में से इतने सब निकाल दो। ठीक है, जो आया वो क्वार्टर वन का प्रॉफिट है, इतना ही होना चाहिए था। अब कंपनी क्या बोलती है, कंपनी बोलती है कि, इंग्लिश में बोल रही है, मैं हिंदी में बताता हूँ। वाइल प्रिपेयरिंग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्वार्टर वन की इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते वक्त सिंसियर कॉर्पोरेशन नाम की जो कंपनी है वो बोलती है कि हम 10 करोड़ के खर्चे को 10 करोड़ एक्सपेंडिचर शुड बी डेफर, हम उसको क्या करेंगे, डेफर करेंगे। कौन से क्वार्टर में? थर्ड क्वार्टर में। और इनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि सर आप देखो कि थर्ड क्वार्टर में 60% सेल हो रहा है, बचे हुए 2 क्वार्टर में केवल 10-10%, 20% सेल हो रहा है। तो बोले हमारी इच्छा है कि क्वार्टर वन का सेल कम है ना, तो क्वार्टर वन का जो खर्चा 10 करोड़ का है वो हम क्वार्टर थ्री में डेफर करें। क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा सेल्स है। ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वार्टर इज हैविंग मोर सेल्स, देयरफॉर थर्ड क्वार्टर शुड बी डेबिटेड बाय मोर एक्सपेंडिचर।
कंसिडरिंग द सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, क्योंकि बोले हमारा नेचर ऑफ बिजनेस सीजनल है, हमको थर्ड क्वार्टर में मेजर कमाई थर्ड क्वार्टर में होती है, इसके लिए हम क्वार्टर वन का खर्चा क्वार्टर थ्री में ट्रांसफर करना चलेगा क्या? क्या है इस क्वेश्चन में, चलेगा कैसा? ये हम लोग 10 बार कल कर चुके हैं कि जिस क्वार्टर का खर्चा है उसको, तेरा सेल्स का पैटर्न क्या है उससे क्या मतलब है क्वार्टर का? मैंने क्या बोला, हर क्वार्टर को, जब भी तुमको डाउट है हर क्वार्टर को साल समझना। ऐसा रहता क्या कि सर 5 सालों में हमारा साइकिल है, होता ना, आप आम का पेड़ हाथ लगाओ 2 साल बाद में उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, तो बहुत सारे धंधे ऐसे रहते हैं जिसमें 5 सालों में इनकम स्प्रेड होती है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या सर ईयर 1 में हमको सेल बहुत कम है, हम ईयर ईयर 3 में खर्चा बुक करेंगे, अभी नहीं बुक, ऐसा होता क्या? सेम गोज फॉर क्वार्टर। समझा क्या? जिसको भी वन गो में नहीं आया ये समझना चाहिए कि जस्ट इंग्लिश। इससे खतरनाक क्वेश्चन कल कर लिया अपन, नहीं करे क्या? आज सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने सबसे भयानक लिया था, डेप्रिसिएशन का भी चेंज भी हो रहा है उसमें, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का भी चेंज हो रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। समझा? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। बोलो क्या हुआ, याशी बताओ क्या हुआ, बोलो बोलो। हम्म, हाँ, अरे वो ऑलरेडी इसमें है ना, इसमें से 10 की बात कर रहा हूं, डेफर 10, डेफर वांट्स टू डेफर 10, ये पूरा दे दिया उसने इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्स्ट क्वार्टर, ये 10 ओवर एंड अबव नहीं है, ठीक है? ओके, अब सुनो क्वेश्चन नंबर 2, एक बार हम लोग पढ़ लो और अपना दिमाग लगाओ जरा, पहले चलाओ उसको, उसको बोला उठ, ऐसा करो, मारो, उठ, फिर चलाओ, क्योंकि एग्जाम में चलना पड़ेगा उसको। देखा? अब देखो बोर्ड पे देखो, इनका अकाउंटिंग ईयर क्या है वो देखो, 1 अक्टूबर 2020, खत्म कब हो रहा वो? 30 सितंबर 2021, बराबर है? उसमें यहाँ पे आ रहा है आपका 31 दिसंबर 2020, यहाँ पे आ रहा है 31 मार्च 2021, यहाँ पे आ रहा है 30 जून 2021, ठीक है? अब हम लोग एवरेज टैक्स रेट निकालते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिए हैं, वो बोलते हैं 31 मार्च 2021 इंग्लिश इज 20%, कितना? 20% दिया है ना हाथों हाथ। बोलता है कि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 का 20% एवरेज एक्चुअल टैक्स रेट है, हमने कैलकुलेट करके दे दिया आपको। सर क्यों दिया? क्योंकि उनको 2 ही मार्क का पूछना था, तो 2 मार्क के लिए वो कैलकुलेट करेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो वो एग्जाम में आपको कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है? अभी ये कब का दिया है सृष्टि? 20% 31 मार्च तक का दिया, कब का? 31 मार्च, मतलब सर इतने पार्ट का 20% है, बराबर है? और फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 का उन्होंने एवरेज कैलकुलेट करके कितने दे दिया? 30%, मतलब सर इतने पार्ट का 30%। तो यहां पे अपने को अनुश्री कट ऑफ लाइन मारनी पड़ेगी, राइट? यहां पे अपनी कट ऑफ लाइन होगी, इसके पहले के जो है वो सब 20% वाले होंगे, इसके बाद के जो है वो सब 30%। आंसर देखो, सिंपल सा आंसर, सबको क्लियर है? कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। सर ऐसा क्यों किया? आपने तो बोला था कैलकुलेट करना है, अरे वो सब मैंने बोला था, लेकिन यहाँ पे नाम दिया है इंग्लिश में एवरेज एक्चुअल रेट ऑफ टैक्स, ये नाम दे दिया उसने निकाल के, है ना? किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अपन ने पूरी वर्किंग क्यों नहीं बनाई, इसलिए बोल रहा हूँ कि एवरेज एक्चुअल वेटेड एवरेज एक्चुअल रेट टैक्स रेट निकाल के क्वेश्चन में दिया हुआ, तो जो तुमने वर्किंग की है अभी
वो वर्किंग उन्होंने कर ली थी और करके तुमको दिया था। समझा क्या? कोई डाउट किसी का? पक्का? क्लियर है एकदम? ठीक है। 10 नंबर पे आओ। सबसे पहले 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 10 आप क्लास में सॉल्व करो, चलो दिमाग से। यू कैन डू इट। अप्लाई योर माइंड, यू कैन डू इट। अज्यूम करो ये एग्जाम में आ गया और मैं आपको इसके लिए 5 मार्क अलॉट करता हूँ, और इसके लिए मैं आपको टाइम लिमिट देता हूँ 8 मिनट की। 8 मिनट का टाइम, 1 मिनट का बफर। आई होप आप उसके पहले सॉल्व कर लो, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट के साथ सॉल्व करो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं भी सॉल्व करता आपके साथ में। सबसे पहले अपना बनाओ टेबल ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अपना टेबल बनाओ पहले। गलत आया चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई करो, खुद को दबाव डालो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सोचो न्यूमरेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में क्या था।
हो गया, सबका हो गया, ऐसे ही निकला, ये वाले भी निकल गए। ठीक है, ये आया 35%, एकदम सिंपल है ना। बहुत बढ़िया। तो अपन ने जो एग्जाम्पल लिखा वो थोड़ा टफ था, ऐसा बोल सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। अभी 11 हो गया अपना, 12 भी हो गया क्या? अच्छा हो गया ना, ठीक है। अभी थ्योरी वाले में क्या है? हाँ, अभी चलो ये एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये एलओडीआर ये आपके इसके लिए एप्लीकेबल है, मतलब थ्योरी एमसीक्यू के लिए एप्लीकेबल है। एक बार सुन लेना, ठीक है। एक होता है एलओडीआर, क्या होता है? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये आपकी करिकुलम में कहीं भी नहीं है, ना इंटर में ना फाइनल में। जो भी कंपनी लिस्टेड होती है उनको सेबी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स देती है, उसको बोलते हैं एलओडीआर, ठीक है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो एलओडीआर में कंपनी को इंटरिम स्टेटमेंट्स बनाना होता है, ठीक है, हर क्वार्टर के बना के उनको स्टॉक एक्सचेंज पे डालना होता है, जिससे शेयर्स के भाव ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। तो अब वो बनाते वक्त गाइडेंस कौन सा फॉलो करना है? तो वो बोलता है कि अगर एलओडीआर में कोई गाइडेंस दिया है तो वो फॉलो करना है, नहीं तो फिर AS25 में जो गाइडेंस दिया है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, the presentation and disclosure requirements contained in AS25 should be applied only if an enterprise prepares and presents interim financial report as defined in AS25. Accordingly, presentation and disclosure requirements contained in AS25 are not required to be applied in respect of interim financial results. जो किसके हिसाब से बना रहा है वो एज पर एलओडीआर लिस्टिंग एग्रीमेंट के हिसाब से। क्लॉज 41 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट का मतलब होता है एलओडीआर, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको क्या बनाना पड़ता है? इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट। तो वो बोलता है पहले पैराग्राफ में कि वो अलग है और ये अलग है। However, the recognition and measurement principle जो AS25 में बताया है should be applied for recognition and measurement of items contained in such interim financial result। इसका मतलब वही हो गया कि जो भी recognition और measurement, मतलब मेन P&L और बैलेंस शीट, उसको लेके जो भी प्रिंसिपल आपको AS25 में बताया है वही आपको यूज कर रहे हैं फॉर इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट, फॉर इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट। अगर एलओडीआर में कुछ और बोला है तो वो अलग। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया तो रख लेना, नहीं तो फेंक देना, ठीक है। छोटी सी बात है, क्योंकि आपको एलओडीआर ही पता नहीं है तो आपको ये समझना हो सकता है किसी किसी को ऊपर से जा रहा होगा, तो ऊपर से जाने दो, उसको पकड़ने की कोशिश मत करो। क्लियर है? नेट सेल की बात करूं तो जो गाइडेंस AS25 में दिया है रिकग्निशन और मेजरमेंट के लिए, वही गाइडेंस इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट एज पर क्लॉज 41 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ एलओडीआर को अप्लाई होगा। क्लियर है? बस ये बोलो, ठीक है। वेदर इम्पेयरमेंट लॉस, whether impairment loss recognized on PPE in the first quarter of the financial year can be reversed in the second quarter in that financial year। बोलता है impairment loss अगर कुछ होता है, impairment loss का मतलब क्या है? हमने AS10 में हम पढ़ने वाले हैं कि PPE का अपन नॉर्मल डेप्रिसिएशन करते हैं, हर बार हर साल डेप्रिसिएशन करके एक वैल्यू आता है, उसको अपन बोलते हैं कैरिंग वैल्यू, WDV बोलते हैं, राइट। कभी कभी क्या होता है कि अपन अपने को मालूम पड़ता है कि मार्केट में अगर आज मैं उस बिल्डिंग को बेचने जाऊं तो मुझे WDV से भी कम अमाउंट मिलेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सर ये एसेट स्पीडीली डेप्रिशिएट हुई है और हम जिस पेस से उसको डेवलप डेप्रिशिएट कर रहे हैं वो पेस कम है। तो हमको AS10 क्या बोलता है कि तू क्या कर, तेरा मान लो कैरिंग वैल्यू मतलब WDV मान लो 1 लाख है और उसी टाइम का एज ऑन दैट डेट, एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, तेरे को मार्केट में जो उस बिल्डिंग से मिलने वाला है वो मान ले 80,000 है। दैट मीन्स तूने 20,000 से कम डेप्रिशिएट किया ओवर द इयर्स। 20,000 से तेरा स्पीड स्लो है डेप्रिशिएट करने का, तो बोले 20,000 से तू उसको अभी की डेट पे इमीडिएटली इंपेयर कर दे। इंपेयर करना मतलब उसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? तो तूने क्या करा, 20,000 इंपेयरमेंट लॉस P&L अकाउंट डेबिट टू पीपी, ये एंट्री पास कर दी। सर ये हमको अच्छे से ये अपन AS10 में यही करना है, दुनिया भर का AS10 में और AS नंबर 28 में यही काम करना है। AS नंबर 28 का ही नाम है इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो उसमें हमको इंपेयरमेंट के बारे में समझना है, नथिंग बट फास्ट ट्रैक डेप्रिसिएशन। समझा?
तो मान लो क्वार्टर वन में आता है कि आपने किसी मशीनरी को इंपेयर किया, समझना मेरी बात को प्लीज। क्वार्टर वन में आता है कि आपने किसी मशीनरी को इंपेयर किया, मान लो 20,000 रुपए से आपने इंपेयरमेंट का खर्चा पीएनएल में डाल दिया। कब डाला? कब डाला? जोर की बोलो भाई, कब डाला? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, एवरी क्वार्टर इज अ सेपरेट फाइनेंशियल ईयर, ऐसा अज्यूम करके काम करो। तो क्वार्टर वन के एंड पे तो तेरा डब्ल्यूडीबी 1 लाख था, तेरे को मालूम पड़ा 80,000 ही मिलने वाले हैं मार्केट में, तो तूने 20,000 से उसको इंपेयर कर दिया। यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है तो बताओ, सिंप्लिसिटी एकदम। अब क्वार्टर टू में मान लो मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं, मान लो मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं, और मान लो वो मशीनरी वापस से 1 लाख पे आ गई, मतलब 20,000 से उसका वैल्यू बढ़ गया। तो जो इंपेयरमेंट तूने क्वार्टर वन में खर्चा डाली थी उसको तू रिवर्स कर दे, उसको तू समझ में आई बात? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? और लॉजिकल है एकदम कि सर क्वार्टर टू में तो इंपेयरमेंट रहा ही नहीं, तो मैं क्या करूंगी? रिवर्स करूंगी। सर क्वार्टर थ्री में फिर से हो गया तो फिर से डाल देना। सर क्वार्टर फोर में फिर से रिवर्स हो गया तो फिर से रिवर्स कर देना। इट्स अ गेम। जब डाल रही है और वापस से समझो वो कंडीशंस बेटर हो रही है, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। एवरी क्वार्टर इज अ सेपरेट फाइनेंशियल ईयर। समझ में आई बात? अब मेरा एक डाउट है, पूछू मैं? प्लीज आपसे पूछू, डाउट पूछू। मान लो तुमने क्वार्टर वन में 20,000 का इंपेयरमेंट लॉस डाला, डाल दिया। अब क्वार्टर नंबर टू में उस मशीनरी की वैल्यू 1,10,000 हो गई। तुमने क्वार्टर वन में क्या किया था? 1 लाख की डब्ल्यूडीबी को 80,000 पे लेके आए थे, 20,000 का फास्ट ट्रैक डेप्रिसिएशन डाल दिया, जिसका नाम बोला इंपेयरमेंट। क्वार्टर टू में क्या हुआ? 80,000 की डब्ल्यूडीबी थी, वो चढ़ के हो गई 1,10,000। ठीक है, अब तू कितना रिवर्स करेगी? 30,000 हुआ ना? बट सर क्वार्टर वन में तो 20,000 डाला था, तो जितना तूने खर्चा डाला उतना ही तू रिवर्स कर पाएगी, उससे ज्यादा प्रूडेंस नेगेटिव वो रोक देगा। वो क्या बोलेगा? जितना तूने खर्चा डाला, कुछ देर वापस बोलते देख, क्वार्टर वन में 20,000 का इंपेयरमेंट डाला था, ठीक है, क्वार्टर नंबर टू में उसको बोलते हैं इंपेयरमेंट गेन। क्या बोलते हैं? क्वार्टर टू में इंपेयरमेंट गेन हुआ 30,000 का। कितने का? मतलब 80 की वैल्यू 1,10 हो गई। लेकिन क्वार्टर वन में तूने कितने से पीएनएल को डेबिट किया था? तो तू उतना ही रिवर्स कर सकता। ठीक है, अगर तूने ज्यादा रिवर्स कर दिया तो तूने 10,000 का गेन बुक कर दिया, लेकिन तेरे को प्रूडेंस अलाउ करेगा क्या? प्रूडेंस क्या बोलता है? अनरियलाइज गेन बुक मत कर, सर्टेनिटी होने दे, रियलाइज होने। बराबर है ना? समझ में आया? ये बोल रहे हैं, हालांकि इसमें तुमको बहुत क्लैरिटी मिलेगी एएस नंबर 28 में। तुम पूरा एएस सिर्फ यही करने वाले, तो यू विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग उसके बाद में, अगर आप इसको रिविजिट करते हो तो। ठीक है, क्लियर है? अब मैं ना, ये जो तुम घर पे पढ़ लेना फालतू है, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, अब है ना फटाफट मैं क्विकली तुमको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को फटाफट उसके आंसर निकाल के दो, फिर मैंने जो वर्कशीट प्रिंट आउट लाया है वो मैं तुमको करवाता हूँ और हम लेक्चर को खत्म करते हैं। 8:45 वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टेस्ट। आई एम गिविंग अप 15 मिनट फ्रॉम ऑडिट लेक्चर, 15 मिनट फ्रॉम एएस लेक्चर, जस्ट टू एंश्योर दैट आप 4 बजे के बाद यहाँ नहीं बैठ रहे आज। और मैं बार बार गिनाऊंगा मेरे फेवर से, ठीक है, कि मैं सिर्फ आपके अगेंस्ट नहीं हूं, आपके साथ भी हूं। ठीक है, 8:45 विल स्टार्ट द टेस्ट। ठीक है, डन? ठीक है, लेकिन अभी आप मेरे को फटाफट थोड़ा स्पीड दो, आप लोगों का भी। आपका टेस्ट है ना ओवरहेड का, तो आप लोग प्रिपेयर्ड हो ना? अभी ले लेंगे ना? क्या है? अरे कमाल है। सुनो ना, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, आप फटाफट पहले मेरे को जल्दी एग्जांपल दीजिए, मेरे को वर्कशीट करानी है। ठीक है, अपने अपने कैलकुलेटर ले लो, अपने को कुछ लिखने का नहीं है, आपको सिर्फ मैं थोड़ा ग्रिप बनाने के लिए बोलता हूँ, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आप लोग रफ में लिख के बोलो, जो भी आप कैलकुलेटर चालू कर देना। सिर्फ ये एग्जाम्पल अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में काम आएंगे। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, कैलकुलेटर का काम पड़ेगा।
प्लीज डेटा लिखो पहले, बोर्ड पे जो डेटा है वो लिखो पहले अच्छे से। पहले सिर्फ पहले कैलकुलेशन मत करो, पहले आप एग्जांपल लिख लो अपनी बुक में, सभी लोगों को बोल रहा हूँ। दोनों ही केसेस में एटीआर कैलकुलेट करो अभी। वो बांट दी क्या वर्कशीट सबने, सबको मिल गई क्या? एक्स्ट्रा वाली दे दूँ? दे बोलो देवांशी। हाँ देंगे ना आपको, ये पीछे तो उसको परीक्षित को दे दो, पीछे पास करना। हाँ ये पास कर पीछे। दिव्या में ये ले सृष्टि, ये दे दे सृष्टि को, उसको दे देना दिव्या में ही का। ये सफान की रख ले तू, आएगा तो। और कौन नहीं आया आज? निहाल की दे दे उसको, ये पीछे दे दे निहाल की। इंडिपेंडेंस देख ले दिए स्कूल, इंडिपेंडेंस देख ले। अच्छी बात। आज अगर कोई इंडिपेंडेंस देख ले छुट्टी ले रहा है तो चलता है। अरे वो सोया था, वो स्कूल गया है झंडा बंधन के लिए, आज का दिन जाना चाहिए, सही बात, कोई बात नहीं। पहले मेरे को तो सबने लिख लिया कि ये एग्जांपल मैं चेंज कर रहा क्योंकि, ठीक है। केयरफुली कैलकुलेट करना। 3 लाख तक का परसेंटेज अलग है, 3 लाख से 7 लाख का अलग है, 7 लाख से 10 लाख का अलग है, 10 लाख के ऊपर का अलग है। 4 स्लैब है उसमें, मैंने लिखा भी है अप टू। अगली बार से हिंदी में लिखता बस। अप टू क्या बोलते हैं हिंदी में? अप टू को हाँ इतने तक, इतने तक इतना, इतने तक इतना, ऐसा लिखना। मेरे हिसाब से ये बेसिक कैलकुलेशन है, बट गलतियां करते हैं लोग, प्रैक्टिस से अच्छा हो जाएगा परफेक्शन। आ गया पहला सिनेरियो, दोनों आ गए, बहुत बढ़िया। चलो पहला सिनेरियो कैसे निकाला बताओ, आदित्य आप बताओ चलो। घबराना नहीं, गलत हुआ चलता, बताओ। ठीक है।
ये देखो, इधर देखो, मैंने पहले ही बोला था, अब अदिति ने गलती कर दी जिससे मेरे को डर थी। मैंने पहले ही बोला था कि आप डायरेक्टली, उसने क्या किया, 3 लाख तक 20% था, उसने बोला क्वार्टर वन में 2 लाख हुआ है, तो 2 लाख पे से डायरेक्टली 20% लगा देती। ऐसा अलाउड है क्या? मैंने क्या बोला था, आपको पूरे साल का एवरेज निकालना पड़ेगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो ये हो गया, आपने अनफेयर कर दिया ना पूरा। समझा मैंने क्या बोला? ठीक है, तो ये सिंपल सा रेट है भाई, सिंपल है। देखो आप जो क्या फॉर्मूला क्या है, देखो 3 लाख पहले आपने लिख दिया, निकाल लेना न्यूमरेटर। 3 लाख का कितना है? 20%। ठीक है, उसके बाद में 7 लाख मतलब 4 लाख का, 4 लाख का कितना परसेंटेज है? 30%, बराबर है। फिर 7 से 10 3 लाख, कितना परसेंटेज है? 40%, बराबर है। ठीक है, अभी ये पहले देखना कि जो फर्स्ट केस है उसमें टोटल इनकम कितनी हुई वो समझ लो। 2 लाख और 5 लाख कितना हुआ? 7 और 4 11, 11 और 5 16 लाख की इनकम हुई है, मतलब 16 लाख पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 और 4 7 और 3 10, मतलब 6 लाख और आएंगे। 6 लाख का 50%, ये कितना कितना हो गया बताओ? 3 लाख का 20% कितना हुआ? 60,000, 60,000। 4 लाख का 30%, 1,20,000। ठीक है, 3 लाख का 40%, 1,20,000। 6 लाख का 50%, 3 लाख, बराबर है। यस, टोटल कितना आया? 6 लाख। ये आपका आया टोटल टैक्स एक्सपेंस फॉर फुल ईयर। न्यूमरेटर आ गया आपका। इसको डिवाइड करेंगे अपन किससे? 16 लाख की मेरी टोटल इनकम थी, तो मेरा एवरेज टैक्स रेट आएगा कितना आया? ये एटीआर आ गया पहले केस का। लिख लो, जिसका नहीं आया लिख लो। किस किस का नहीं आया बताएंगे ये ऑनेस्टली एक बार? समर्थ का नहीं आया, आस्था, बरखा, अदिति, देवांशी, अनुश्री, प्रीत, गौरांग, तुम्हारा आया? समझ लो, लिख लो, कहाँ पे गलती हुई वो समझो। हाँ बिल्कुल, ये ले लीजिए। बरखा, भूमि आया क्या आपका? बहुत बढ़िया। अदिति समझ में आया क्या अभी? प्रेम तुम्हारा आया क्या? समर्थ गलती समझ में आई क्या? हाँ, तुमको आई क्या गलती समझ में? आदिति गलती समझ में आई क्या? डायरेक्टली परसेंटेज नहीं लगाते इसमें। कैसी तुम्हारा आया क्या सेकंड केस? समझ में आया क्या आस्था, प्रीत? सबका आ गया क्या? ये लिख लो ना, पहला वाला सब लोग लिख लो पहले। पहला वाला किसने नहीं लिखा? पहला वाला किसका लिखना बाकी है? लिख लिया कि सृष्टि पहला वाला? आप अभी भी अगर देख के लिखोगे तो क्या फायदा है? अभी तो समझा देना, अभी खुद से लिखो ना, करो ना उसको। आदिति सेकंड निकाल लिया क्या? फर्स्ट हो गया ना आपका? सेकंड निकालो ना फिर। साई शर्मा सेकंड निकालो। सृष्टि सेकंड निकाल रहे क्या? निकालो पहले जल्दी जल्दी।
सुनो, सेकंड, अभी सेकंड वाला निकालो जिसका ये निकला हुआ है, सेकंड निकालो पहले। और है ना, जिन जिन का हो गया वो आगे के लिखो, लिखो। और एग्जांपल बता रहा हूं मैं, सेम स्लैब रेट्स है, क्वार्टर नंबर ऐसे टेबल बना लो, लेफ्ट में लिखो क्वार्टर नंबर 1 2 3 4। जिसका केस नंबर 2 नहीं हुआ वो केस नंबर 2 सॉल्व करेंगे पहले, और जिसका केस नंबर 2 हो गया वो आगे के जो मैं बोल रहा हूँ वो डेटा लिखो। क्वार्टर 1 2 3 4 लिखा लेफ्ट मार्जिन में। जिसका केस नंबर 2 नहीं आया पहले केस नंबर 2 निकालो, मैं पूछूंगा। जो बोर्ड पे दे रहा हो वो लिख लेना एक बार। लिख ले भाई। केस नंबर 2 किसका बाकी है? केस नंबर 2 निकालो, केयरफुली निकालो, रीचेक करो निकालने के बाद में, मैं पूछूंगा आंसर अभी। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आंकड़े बराबर देख के लिखो, बाद में मत बोलना मैंने परसेंटेज गलत ले लिया या मैंने आंकड़े गलत लिख दिया। कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बताओ, जीरो समझ में नहीं आया तो। केस नंबर 2 सबका आ गया क्या? चल अदिति बता केस नंबर 2। सृष्टि बता केस नंबर 2। ठीक है, बोर्ड पे देखो, समझ में नहीं आया तो बोर्ड पे देखना, ठीक है। सुनो, पहले मैं केस नंबर 1 बताता हूँ, फिर 2 बताता हूँ, ठीक है। अपना कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पे रखो, एवरेज टैक्स रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर एएस नंबर 25, ठीक है। सबसे पहले आपने को समझना है कि मेरा न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, ठीक है। अब मेरे को बताओ एक चीज, कि न्यूमरेटर क्या रहेगा कि पूरे साल का टैक्स एक्सपेंस, ठीक है। सबसे पहले अपना एक फ्रेश पेज ओपन करो, फोटो निकाल लो इसका, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अपने को तो वैसे भी एटीआर ही निकालना है। सुनो, एक नया पेज ओपन किया सभी ने, ठीक है। अभी सुनो, बोर्ड पे देखो, सबसे पहले लिखने का एटीआर का लिखो फॉर्मूला। एटीआर इज इक्वल टू, जिस चीज को नहीं आ रहा वो लिखो अच्छे से, एटीआर इज इक्वल टू टोटल टैक्स एक्सपेंस फॉर ईयर डिवाइडेड बाय टोटल इनकम फॉर ईयर। निकाला, ठीक है। समझ में आया? फॉर्मूला पहले समझते हैं। सर आपने क्या बोला कि पूरे साल में कितना टैक्स लगने वाला है, डिवाइडेड बाय पूरे साल की इनकम क्या है, बराबर है। यहां तक कोई डाउट है क्या? सर क्यों? क्योंकि हम स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स करते हैं। तो सर अगर अपन स्लैब के हिसाब से अगर क्वार्टर को टैक्स देने लगे तो किसी तो क्वार्टर में कम टैक्स जाएगा, किसी क्वार्टर में ज्यादा टैक्स जाएगा। सर पहले क्वार्टर में 3 लाख से कम की इनकम हुई तो जिंदगी भर पहले क्वार्टर में टैक्स रेट कम ही लगेगा। तो वो फेयर प्रेजेंटेशन हुआ क्या? हमारा फेयर प्रेजेंटेशन क्या हुआ कि सर चारों क्वार्टर को इक्वल टैक्स रेट जाना चाहिए, ये अपना थंब रूल है।
कि सारे क्वार्टर को इक्वल टैक्स रेट जाना चाहिए। उसके लिए अपने को एक वेटेड एवरेज टैक्स रेट लगेगा। वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालने के लिए मेरे को न्यूमरेटर में क्या चाहिए, पूरे साल का टैक्स, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, पूरे साल का प्रॉफिट। फिर जो मेरा रिजल्टिंग आएगा ये रहेगा मेरा वेटेड एवरेज टैक्स रेट। उसको मैं हर क्वार्टर की इनकम से करूंगा मल्टीप्लाई और मेरा उस क्वार्टर का टैक्स एक्सपेंस आएगा। पहले क्वार्टर से मैंने मल्टीप्लाई किया तो पहले क्वार्टर का आएगा। दूसरे क्वार्टर के लिए अगर मेरे को एक्चुअल फिगर दे दिया तो मैं क्या करूंगा, क्वार्टर वन क्वार्टर टू ईयर टू डेट मिलाऊंगा एक्चुअल प्रॉफिट, उसमें मैं कैलकुलेट करूंगा टैक्स रेट जो ईयर क्वार्टर टू तक है, माइनस करूंगा जो क्वार्टर वन का ऑलरेडी मैंने टैक्स बुक कर दिया है, जो बैलेंस शीट आएगा वो क्वार्टर नंबर टू का आएगा। ये हो गई अलग बात। अभी हम क्या सीख रहे, वेटेड एवरेज टैक्स रेट कैलकुलेट करना। उसके लिए न्यूमरेटर क्या चाहिए, टोटल टैक्स, डिनोमिनेटर क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट। अभी सबसे पहले हम करते हैं डिनोमिनेटर कि मेरे पूरे साल का इनकम कितना है। केस वन में इनकम कितना है सर, 2 लाख है, उसके बाद में सर 5 लाख है, उसके बाद में 4 लाख है, उसके बाद में 5 लाख। ठीक है सर, इसका कैलकुलेटर कितना होता है, कैसे सर, 2 + 5 7 लाख, प्लस 4 11 लाख, प्लस 5 16 लाख। तो सर मेरा डिनोमिनेटर तो आ गया 16 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, समझा। अब सर मैं आता हूं न्यूमिनेटर। अब सर न्यूमिनेटर में मेरे को टैक्स एक्सपेंस निकालना है, वो मेरे को सर स्लैब रेट के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, अब सर स्लैब रेट के हिसाब से क्या बोलता है इंडियन गवर्नमेंट कि 3 लाख तक की इनकम पे 20% लगेगा। ठीक है, तो सर अभी अपना जो टोटल इनकम 16 लाख है ना, उसको अपने को करना पड़ेगा डी। अभी सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला लिखा, फिर उसके नीचे आप ये लिखो और ऊपर ब्लैंक छोड़ दो, ये लिखो। जिसका हो गया वो आगे वाले केसेस जो मैंने दिए हैं वो सॉल्व करके आंसर निकाल लो, अपने फ्रेंड से टैली करो अभी के भी। भाई फोटो ले लो, नहीं को उनको सिखाना है भी, फोटो ले लो, लर्न कर ले फिर लिख ले, बताना गौरव उसको फिगर्स। ठीक है, अब देखो सुनो सृष्टि, सब लोग यहाँ पे देखो, ये 16 लाख पूरे साल पूरी इसकी इनकम है, बराबर है। अब देखो सरकार क्या बोलती है, सरकार बोलती है इसके हिस्से करो। ये 16 लाख में जो 3 लाख है उस पर कितना टैक्स लगेगा, 20%, बराबर है। ये 16 लाख में अब क्या बोला हुआ यहाँ पे कि अगर आपकी इनकम 3 लाख तक की है तो आपको 20% लगेगा, अगर आपकी इनकम 60 लाख तक है तो आपको 30% लगेगा। अब सर इसमें मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि 3 लाख तक 30%, 20%, फिर 3 लाख 1 रुपए से लेके 7 लाख तक 30%, करेक्ट है, बराबर है। तो मैंने कैसे निकाला, 3 लाख यहां लिख दिया, अब मैं यहां लिख रहा हूं 4 लाख, कितना लिख रहा हूं, 4 लाख 30%। सर ऐसा क्यों, आपने बोला 7 लाख तक 30%, 7 लाख तक 30% लगेगा, लेकिन 3 लाख तक 20% है, शायद मेरी लिखने में गलती हो गई, मैं यहां पे लिख सकता था फ्रॉम 3 लाख अप टू 7 लाख, है ना। तो आपको ये समझ में आया कि सर 3 लाख तक तो 20% ही रहेगा, 3 लाख 1 रुपए से लेके 7 लाख तक। अब मैंने पता ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये लोग वर्डिंग ऐसी लिखते हैं। सर हमने तो ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं, आपने नहीं देखा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस फाइनल में आ रखे हैं, अगर वो आपको पूछ लेंगे तो मेरा काम है सिखाना। इस लेवल के क्वेश्चन देखिए कि आपने अपने क्वेश्चन बैंक में नहीं देखे, लेकिन आपको आने चाहिए ना, उतना दिमाग भगवान ने अपने को दिया है, अपन सीखेंगे। ठीक है, ये देखो, ये समझ में आया क्या। तो आपको यहाँ पे एक हिडन इंफॉर्मेशन दिख रही है, एक हिडन इंफॉर्मेशन आपको ये दिख रही है कि सर ये मिला के 7 लाख है, लेकिन 7 लाख में से 3 लाख पे 20%, और 4 लाख पे 30%, ये हिडन दिख रहा है आपको। अब सर आपने बोला 10 लाख, अभी 60 तक का हिसाब अपन कर चुके हैं, जैसा अपन ने 3 तक का हिसाब कर लिया था, अब 3 के बाद में 7 तक का हिसाब किया, अब 7 तक का हिसाब हो गया, अब 7 के बाद में 10 तक का करना है। ठीक है, तो यहां पे
यहां पे मैं लिखता हूं 3 लाख इंटू 40%। सर ये कौन से है? ये 7 से लेके 10 - 7, सॉरी मेरा पेन एक्चुअली चार्जिंग नहीं है, 10 - 7, तो ये आ गया। अब बचा हुआ 3, क्योंकि 7 तक का हिसाब आप कर चुके हो, ठीक है। अब उसके बाद में सर आपने बोला कि 10 के ऊपर अब तुम्हारी कितनी भी इनकम हो, तुम्हारी 10 लाख के ऊपर 10,000 करोड़ की भी इनकम क्यों ना हो, आपको 10 लाख के ऊपर की इनकम पे कितना लगेगा? 50%। कितना लगेगा? अब सर टोटल इनकम कितनी थी आपकी? 16। 16 में से कितने का हिसाब हो गया? 10 का। बचा कितने का हिसाब? 6 का। तो 16 - 10 इज इक्वल टू 6 लाख। 6 लाख, राइट। इस पे कितना लगेगा? 50%। बराबर है। अब सर इसको कैलकुलेशन करती हूं, करो। ये तो सिंपल मैथ्स है, मल्टीप्लाई करना है। ये आया 60,000, कैलकुलेटर का नीड भी नहीं होना चाहिए। ये आया 1,20,000, नहीं आया 1,20,000। उसके बाद का आया, और उसके बाद का कितना है? 6 लाख का 50%, 3 लाख हुआ ना, ठीक है। अब इसका टोटल कितना आया? 6 लाख। आया क्या प्रीत? साई श्याम आया? आदिति समझा? भूमि? ठीक है, 6 लाख आ गया। अब देख अदिति, देखो न्यूमरेटर मिल गया। सर हाँ, पूरे साल का टैक्स कितना है? 6 लाख। सर डिनोमिनेटर कितना है? 16 लाख। तो कितना आया? हाँ कितना आया? परफेक्ट। अब ये परसेंटेज तुम क्वार्टर में अप्लाई कर दो। क्वार्टर 1 के जो तू कर रही थी ना 20% अप्लाई कर दी, 20 की जगह पे तो ये डाल। ये फॉर्मेट समझ में आया क्या? ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बैंक में क्यों नहीं है? मैंने बहुत छान मारा, नहीं है, ठीक है। मेरे पास में एक ऑप्शन था कि मैं ये करवाता ही नहीं, तो आप सिंपल सिंपल में करते रहते हैं, लेकिन आपको पक्का फ्यूचर में जाके सिंपल भी नहीं आता। तो ये क्लास में समझ में आ रहा, ये एटीआर के एग्जाम्पल लेने के बाद में आपको उस पर ग्रिप आएगी, ठीक है। और मेरा काम है ये सिखाना, एग्जाम में आए या ना आए। अभी अभी ये 6 केस करने के बाद में क्लैरिटी मिल रही है ना तुमको कि कैसे रेट कैलकुलेट होता है। गलतियां होंगी तभी सीखेंगे। अभी ये करवाया तभी तो मेरे को मालूम पड़ा कि इनको न्यूमरेटर प्रॉब्लम है, अब वो क्लियर हो गए। अभी केस नंबर 2 में आ, तुम्हारा हो गया क्या सबका? वर्कशीट चालू करो। अच्छा एक काम करो, वर्कशीट बंद करो, तुम लोग ब्रेक लो, हम लोग टेस्ट चालू करने वाले, ठीक है। ये हो गया। अभी केस नंबर 2 में आओ। ये बनाएगा डायग्राम, बना लिया ना, ठीक है। अब इसके नीचे का तुम फिल कर सकते घर पे, ठीक है। अभी एक बार केस नंबर 2 डिस्कस करें, ठीक है। अभी केस नंबर 2 में फिर से अपन फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? तथा बैठना भाई। फॉर्मूला क्या है? टोटल टैक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट, बराबर है? बराबर है ना। अभी टोटल टैक्स एक्सपेंस, पहले टोटल प्रॉफिट लिख दो डिनोमिनेटर में, वो कितना है? सर कैसे निकाला? 3.5 लाख प्लस 7 लाख, राइट, प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, कितना हुआ? ये तेरा आ गया डिनोमिनेटर। सर मेरे पास पूरे साल की टोटल इनकम है, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग, डन। अब सर टोटल एक्सपेंस चाहिए मेरे को, सर वो निकलेगा स्लैब से। अब देखो ये डायग्राम देखते हैं, ठीक है। स्लैब रेट सेम है, सर पहले 3 लाख पे 20% लगेगा। अच्छा अब देख सृष्टि, सॉरी, हाँ, अब देख, अपने को 12.5 लाख तक का टैक्स निकलना है, तो पहले 3 लाख पे 20% आ गया, 3 लाख से 7 लाख मतलब 4 लाख, वो 4 लाख पे 30% आ गया, फिर 7 लाख से 10 लाख मतलब 3 लाख एडिशनल, उस पे आ गया 40%। अब कितना बचा? 2.5 लाख, क्योंकि 10 लाख तक का टैक्स लगा दिया अपन ने। सर पहले 3 लाख पे 20%, फिर उसके ऊपर 4 लाख पे 30%, फिर उसके ऊपर 3 लाख पे 40%, ये 10 लाख तक का हिसाब हो गया। अब सर उन्होंने क्या बोला? 10 लाख तक 10,000 करोड़ क्यों ना हो, कितना लगेगा ऊपर की इनकम पे?
तब ऊपर की इनकम कितनी है, 2.5 लाख। कैसे, टोटल इनकम 12.5 थी, 10 तक का हिसाब हो चुका है, कितने का बचा है, 2.5 लाख का बचा, वो 2.5 लाख पे 50%। तो सर ये पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा क्या, हाँ सेम रहेगा, सिर्फ ये वाला चेंज हो जाएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 16 लाख की इनकम थी तो 6 लाख आया था, ये क्वेश्चन में 12.5 की है तो ये 2.5 आएगा, तो ये ट्री में 2.5 हो गया, और 2.5 का 50%। अब तुम्हारा कितना आया टैक्स एक्सपेंस टोटल, करो कैलकुलेटर पे करो और एम प्लस करते जाओ। देखो 3 लाख इंटू 20% कितना आया, 60,000 आया, उसको करो एम प्लस, कर दिया। अब करो 4 लाख का 30% कितना आया, उसको करो एम प्लस, कर दिया। अब करो 3 लाख का 40%, 1,20,000, फिर 6 अपना 2.5 लाख का 50%। आपका टेस्ट है ना अभी, तो अभी नहीं दे सकते क्या आप, ठीक है। कितना आया, मैं ये चालू कर दूंगा लेक्चर, अपना लेक्चर 9:30 को, कितना आया, 1,25,000, ठीक है। अब इनका एमआरसी करो, परफेक्ट। अभी ये आ गया आपका न्यूमरेटर, बराबर है, इसको डिवाइड कितने से करेंगे, एग्जैक्टली कितना आया, अब इससे आपका क्वार्टर मल्टीपल। अभी मेरी इच्छा है केस नंबर 3, 4, 5, 6 ये ट्री मत नहीं बनाओगे तो तुम जिम्मेदार रहोगे। ये ट्री बनाने का सबसे पहले ट्री के ऊपर क्या लिखने का, मेरी टोटल इनकम कितना मेरे को हिसाब करना है, फिर अपने स्लैब में उसको बांटने का। बस ये तू समझ गई, मतलब तू पूरा समझ गई। सर 10 लाख तक मैं क्यों बार बार, मैं तुमको इसलिए नहीं बोल रहा था कि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। सर 10 लाख तक मैं क्यों कैलकुलेट करूं बार बार, वो तो सेम ही आना है ना, अनलेस मेरी कोई केस में टोटल इनकम 10 से कम हो रही है तो बात अलग रहेगी, बस तुम समझ लो। और मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, मेरे ये केसेस, मैंने भी ऐसे केस मेरे को कराना चाहिए, मैंने करा है, ठीक है। बट ये केसेस पूछने की राह मत देखो, तुम जब तक मेरे को रोकोगे नहीं, क्या मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, क्या पूरी क्लास में से किसी एक को भी अगर नहीं आ रहा तो मेरा क्या ड्यूटी है कि मेरे को उसको एक्सप्लेन करना है, तुम्हारा क्या ड्यूटी है कि तुम रोको, वो बढ़ते रहेंगे आगे, अपने को क्या करना है। ये पूरी वर्कशीट कल डिस्कस होगी, जो चीज तुमको होमवर्क में मिलनी थी वो तुम, जो वो नहीं यहाँ पे कर ली वो तुम होमवर्क में कर लेना, कम से कम तुमको समझ में तो आया, अब तुम गलती तो नहीं करोगे, ठीक है। घर पे 3, 4, 5, 6 कैलकुलेट करके लाना, अच्छे से केयरफुली रीचेक करके लाना, ठीक है, गलती होने मत देना, हुई तो दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ उसका फोटो ले लो तुम, दैट्स इट, अपना एएस हो गया, कल मैं वर्कशीट डिस्कस करके एएस खत्म कर दूंगा परसों।